मैं ज्योति सिंह गौर आज कक्षा 11वीं के अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 का अंतिम भाग लेकर प्रस्तुत हूँ। आज हम व्यापार नीति, आयात प्रतिस्थापन, जिसमें हम आयात संरक्षण, सकल घरेलू उत्पाद, औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव, इन तीनों चीजों का हम अध्ययन करेंगे। ये आपके पाठ्य पुस्तक का 2.5 बिंदु है। आप पाठ्य पुस्तक निकालकर वीडियो समझें, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। और अंत में हम समझेंगे इस पाठ का निष्कर्ष 2.6 निष्कर्ष। हमारे भारत देश में लगभग 200 वर्षों तक विदेशी शासन के परिणाम स्वरूप हमारी औद्योगिक ढांचा चरमरा गया था। स्वतंत्रता के बाद नीति निर्माताओं ने हमारी व्यापार नीति आयात प्रतिस्थापन की रखी। आयात प्रतिस्थापन का मुख्य उद्देश्य हमारे उद्योगों को संरक्षण देना एवं देशी वस्तु के उत्पादन को बढ़ाना था। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजना हमारे अंतर्मुखी व्यापार की थी। मैं आपको थोड़ा और सरल भाषा में बताती हूँ। आयात प्रतिस्थापन से तात्पर्य होता है कि हम बाहर की वस्तुओं का कम से कम आयात करें और अपने देश की वस्तुओं को प्रोत्साहन दें। तो स्वतंत्रता के बाद नीति निर्माताओं ने ऐसा क्यों किया था? ऐसा इसलिए किया था क्योंकि स्वतंत्रता के पहले हमारे व्यापार की स्थिति अंग्रेजों ने बहुत खराब कर दी थी। हमको विदेशी वस्तुओं का निर्भर बना दिया था। तो स्वतंत्रता के बाद सरकार की मुख्य नीति थी कि हमको बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं रहना है। तो इसीलिए जो हमारे शुरू की 7 पंचवर्षीय योजना थी, ये कैसी थी? अंतर्मुखी व्यापार की थी। अंतर्मुखी व्यापार का मतलब है हमारा जितना व्यापार था वो देश के अंदर ही हो रहा था। आयात प्रतिस्थापन, आयात करने के बदले, और अच्छे से मैं समझा दे रही हूँ, आयात करने के बदले घरेलू उत्पादन में वृद्धि करना तकनीकी रूप से आयात प्रतिस्थापन कहलाता है। आप उदाहरण देख लीजिए, इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी समझने में। जैसे यदि किसी विदेशी कार का आयात करने के स्थान पर, मान लो ये कार विदेशी कार है, यदि हम विदेशी कार का आयात करने के स्थान पर भारत में ही निर्मित कार का उत्पादन करने लगे, तो इससे हमारे घरेलू उद्योग को क्या होगा? बढ़ावा मिलेगा और हमारे देश की जो पूंजी है वो हमारे देश में ही रहेगी और हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो इस तरह से हम इस चीज को हम क्या कहते हैं? आयात प्रतिस्थापन। कि हम विदेशी वस्तुओं का उपयोग कम करें और हम अपने देश के उद्योगों को अधिक बढ़ावा दें। यही कहलाता है हमारा आयात प्रतिस्थापन की नीति। इतनी परेशानियों एवं त्याग के बाद मिली आजादी के बाद पुनः विदेशी व्यापार के मोहजाल में न फंसना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए सरकार आयात संरक्षण की नीति अपनाई थी। आयात संरक्षण क्या है, इसको भी हम देख लेते हैं। आयात संरक्षण सरकार नीति के द्वारा विदेशी स्पर्धा से घरेलू उद्योगों की रक्षा करना आयात संरक्षण कहलाता है। आयात का मतलब आप जानते होंगे। आयात तो आपने अभी 10वीं क्लास तक में पढ़ा ही होगा। आयात मतलब किसी अन्य देश से हमारे देश में वस्तु को बुलाना। किसी अन्य देश से किसी भी वस्तु को हम यदि अपने देश में बुलवाते हैं या खरीदते हैं, वो क्या कहलाता है? आयात। तो आयात संरक्षण की नीति क्यों सरकार ने अपनाई थी? इसीलिए अपनाई थी कि लोग विदेशी वस्तुओं का कम से कम आयात करें और हमारे देश के अंदर निर्मित चीजों का अधिक से अधिक उपयोग करें। यही थी हमारी आयात संरक्षण की नीति। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कि हमारे देश के अंदर की चीजों को, हमारे देश के अंदर के उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ावा देना था। अच्छा, आयात संरक्षण किस प्रकार से किया जाता होगा? अभी हमने पढ़ा कि हम अपने देश के में आयात संरक्षण करते थे। तो किस तरह से हम आयात संरक्षण करेंगे? तो इसके कई प्रकार हैं। इसमें सबसे पहले अपन देख लेते हैं प्रशुल्क। आयात को कम करने के लिए आयातित वस्तुओं पर कर लगाया जाता है। जो वस्तुएं हम विदेशों से मंगाते हैं उस पर क्या लगा दिया जाता है? कर लगा दिया जाता है।
प्रशुल्क लगाने से आयातित वस्तुएं अधिक महंगी हो जाती हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति विदेशी वस्तुओं के उपयोग से हतोत्साहित होगा या कम उपयोग करेगा। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं तो इससे आपको और आसान होगा समझना। ये एक विदेशी शर्ट है। इसका मूल्य है 1000 रुपए। यदि हम इसको अपने देश में मंगवा रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति मंगवा रहा है, तो सरकार इस पर 300 रुपए मान लो टैक्स लगा दी, तो इस शर्ट की कीमत कितनी हो जाएगी? 1300 रुपए। जबकि हमारे देश में निर्मित बिल्कुल यही क्वालिटी की शर्ट हमको कितने रुपए में मिल जाएगी? 1000 रुपए में। इसका क्या फायदा होगा? इसका ये फायदा होगा कि हम ये जो विदेश की महंगी शर्ट है, इसको खरीदने की बजाय हम देश में निर्मित शर्ट को खरीदना अधिक पसंद करेंगे। क्योंकि देखिए इसकी कीमत कैसी हो गई है, वही क्वालिटी की शर्ट की कीमत हो गई है 1300 रुपए और हमारे देश की शर्ट की कीमत कितनी है? 1000 रुपए। तो इस तरह से सरकार क्या करती है? आयात को संरक्षण देने के लिए आयातित वस्तुओं पर क्या लगा देती है? प्रशुल्क लगा देती है। आयात संरक्षण का एक प्रकार कोटा भी है। कोटे में वस्तुओं की मात्रा निश्चित कर दी जाती है। जो आयातित वस्तुएं हैं उनकी मात्रा क्या कर दी जाती है? निश्चित कर दी जाती है। आयात निश्चित होने से हमारे देश की वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। जैसे यदि किसी विदेशी कंपनी के फोन आयात करने का कोटा यदि हम निश्चित कर दिया जाए, मान लो हमें केवल 1000 फोन आयात करना है और हमारे देश में मांग अधिक है, तो फिर यदि हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? हम अपने देश में निर्मित फोन की डिमांड बढ़ा देंगे। क्योंकि यदि ये कोटा निश्चित नहीं होगा तो लोग विदेशी वस्तुओं को अधिक से अधिक डिमांड करेंगे। तो ऐसे में जो हमारे देश में निर्मित फोन है इसकी मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है? जिन चीजों को कम से कम आयात करना चाहती है उनका कोटा फिक्स कर देती है, जिससे उन वस्तुओं की मांग हमारे देश में क्या हो जाएगी? निश्चित हो जाएगी और हमारे देश के स्थानीय उत्पादकों की डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। प्रायः संरक्षण की नीति का क्या प्रभाव पड़ता है? आयात संरक्षण का प्रभाव क्या पड़ता है? इससे विकासशील देशों में उद्योग अधिक विकसित देशों की तुलना में उत्पादित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए किया जाता है, ताकि हमारे देश में निर्मित वस्तुओं की मांग अधिक हो और विदेशी वस्तुओं की मांग हम कम से कम करें। आयात संरक्षण से विदेशी स्पर्धा से देसी फर्मों की भी क्या होती है? रक्षा होती है। क्योंकि फिर जो स्वतंत्रता के पहले हमारे देश की स्थिति थी कि हम हर चीज पर निर्भर हो गए थे विदेशों पे, यदि स्वतंत्रता के बाद भी हम हर वस्तु की डिमांड विदेशों से करने लगेंगे तो हमारे देश के जो उद्योग हैं वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे या चौपट हो जाएंगे। ऐसी स्थिति को से बचने के लिए, हमारे देश के उद्योगों को संरक्षण देने के लिए आयात संरक्षण की नीति अपनाई जाती है। परंतु आयात संरक्षण की भी आलोचना की जाती है। आयात पर प्रतिबंध के कारण भारतीय उपभोक्ताओं को उन वस्तुओं को खरीदना पड़ता है जिनका उत्पादन भारतीय उत्पादक करते हैं। भारतीय उत्पादक प्रतिस्पर्धा के अभाव में वस्तुओं की गुणवत्ता सुधारने की कोई प्रेरणा नहीं होती। पहले जैसे घटिया क्वालिटी के फोन हमको अधिक दाम में खरीदने पड़ते थे। जब उत्पादक घटिया वस्तुओं को अच्छी कीमत में बेच सकते थे, तब उनकी गुणवत्ता में सुधार करने की उनको आवश्यकता ही नहीं थी। आपने भी अनुभव किया होगा कि पुराने फोन जो थे वो कितने महंगे मिलते थे हमको, जबकि उनकी तकनीक भी उन्नत नहीं थी। और जब से वैश्वीकरण हुआ है, हमको वही कीमत बहुत कम दाम में मिलने लगी है और जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, वो भी बहुत उन्नत है। तो इस तरह से जो हमारा विश्व व्यापार होता है या हम विदेशों से आयात करते हैं, तो हमारी देशी कंपनियों को भी मजबूरी में सुधरना पड़ता है और उनको अच्छे क्वालिटी की वस्तु उपभोक्ता को देना पड़ता है। और जब तक यदि आयात में हम संरक्षण प्रतिबंध लगा के रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको देश में जो अच्छी क्वालिटी की चीजें हैं उसकी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। हमारी पाठ्य पुस्तक में सकल घरेलू उत्पाद के लिए ये चार्ट दिया हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? पहले आप ये देख लीजिए, ये सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद शब्द आपके लिए नया है, इसीलिए आपको मैं सरल शब्दों में बताती हूँ, क्योंकि अर्थशास्त्र के लिए ये बहुत
महत्वपूर्ण शब्द है और आपको ऐसा कोई भी जगह नहीं होगी, कोई भी अर्थशास्त्र का टॉपिक नहीं होगा जहां ये शब्द का उपयोग ना होता हो। जीडीपी, आप न्यूज में भी सुनते रहते होंगे जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। एक निश्चित समयावधि में, यानी एक कोई भी निश्चित समय अवधि में देश की सीमाओं के भीतर, किसी भी देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। किसी भी देश के अंदर जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं, हमने मान लिया एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के योग को हम क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। बहुत बहुत और सरल शब्दों में आप खुद समझ सकते हैं। सकल मतलब पूरा, घरेलू मतलब घर के अंदर, उत्पाद मतलब उत्पादन। सकल पूरा, घरेलू मतलब घरेलू क्या है? देश के लिए तो घरेलू सीमा क्या होगी? पूरी देश की सीमा होगी। और उत्पाद का मतलब है दोनों तरह का उत्पाद। उत्पाद में वस्तुओं का भी उत्पादन होता है और सेवाओं का भी उत्पादन होता है। तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के हम योग को क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। तो किसी भी एक निश्चित समयावधि में किसी भी देश के अंदर वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो ये जो आपके बुक में दिया हुआ है, चार्ट दिया है सकल घरेलू उत्पाद, देखिए ये दिया है, बहुत स्पष्ट नहीं है चूंकि आपकी पाठ्य पुस्तक से ही मैंने फोटो लिया है। ये लिखा है कृषि, कृषि के क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद कितना था 1950-51 में? 59%। और 1991 में कितना हो गया है? लगभग 35%, 34.9, इसको हम मान लें 35%। तो सकल घरेलू उत्पाद देखिए पहले अधिक था 1950-51 में, और 1950-51 1991 में क्या हो गया? ये कम हो गया। अब हम देखें, दूसरा है हमारा उद्योग। उद्योग क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद कैसा है? उद्योग क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद 1950-51 में 13% है, जबकि ये बढ़कर ये क्या हो गया है? बढ़ गया है, 24.6% हो गया है। 1950 से 1990 तक में उद्योग में सकल घरेलू उत्पाद क्या हो गया है? वृद्धि हो गई, जबकि यहाँ पे कृषि में क्या आई है? कमी आई है। अब हम तीसरा क्षेत्र है ये हमारा सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में हम देखते हैं 1950-51 में केवल कितना था? 28% हमारा जीडीपी था। सकल घरेलू उत्पाद कितना था? 28%। जो 1990-91 में बढ़ के कितना हो गया है? 40.5। यानी जो सबसे अधिक वृद्धि हुई है वो किस क्षेत्र में हुई है? सेवा क्षेत्र में। जब भी कोई देश विकासशील देश से विकसित देश की श्रेणी में आता है तो उस देश का जो जीडीपी है सेवा क्षेत्र में अधिक बढ़ता है। यदि सेवा क्षेत्र अधिक बढ़ने लगता है, इसका तात्पर्य है कि वो देश विकास कर रहा है। तो यहाँ देख के हम थोड़ा तो समझ सकते हैं कि हाँ, हमारे 28% से जो जीडीपी है वो कितना पहुंच गया है सेवा क्षेत्र में? 40.5। मतलब हमारे देश में भी पहले की तुलना में विकास हो रहा है। परंतु ये जो कृषि क्षेत्र है ये हमारा बहुत इसमें कमी आई है। औद्योगिक विकास पर नीतियों का प्रभाव। प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भारत के औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि जो है वो उल्लेखनीय रही है। ये तालिका से मैंने तालिका में बना दिया है जिससे हम आसानी से समझ सकें। 1950-51 में जो हमारा उद्योग क्षेत्र था ये कितना था? 11.8%, जबकि 1990-91 में कितना हो गया है हमारा? 24.6%। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा जो जीडीपी है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 1950 से 1990-91 की तुलना में ये जीडीपी क्या दर्ज हुआ है? हमारी वृद्धि दर्ज हुई है। भारतीय उद्योग सूती वस्त्र और पटसन तक ही सीमित नहीं थे। अब अनेक उद्योग जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी अब हमारा देश में विकास होने लगा था। औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार में भी वृद्धि हो गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र के कल्याण को बढ़ावा देना था।
इसके पहले मतलब ये जो हम वीडियो देख रहे हैं या ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं ये पूरी तरह से उद्योग क्षेत्र के लिए है। हम ये देख रहे हैं कि 1950 से लेकर 1990 के बीच हमारे उद्योगों में वृद्धि हुई है कि नहीं हुई, और उस दौरान सरकार ने कौन कौन सी नीतियां बनाई थी उद्योग को संरक्षण देने के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि पहले की तुलना में उद्योगों में वृद्धि दर्ज की गई। सार्वजनिक क्षेत्र की कमियां। आयात पर प्रतिबंध से पूंजीगत नुकसान हुआ। स्वतंत्रता के समय सरकारी उद्यमों के संरक्षण की आवश्यकता थी, परंतु अधिक दिनों तक जारी रखने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही अच्छा, आयात संरक्षण के कुछ नुकसान भी हैं, हम वो देख रहे हैं यहाँ पे। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तब हमें संरक्षण की आवश्यकता थी। क्यों थी? क्योंकि उस वक्त हमारे देश में उद्योगपतियों के पास पैसे नहीं थे, सरकार के पास पैसे नहीं थे, और हमको एक आत्मनिर्भर देश बनाना था। परंतु धीरे धीरे फिर हमको इन चीजों से, नीतियों को क्या करना था, परिवर्तित करना था। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जैसे दूरसंचार सेवा। प्रतिस्पर्धा ना होने के कारण टेलीफोन कनेक्शन के लिए लंबी प्रतीक्षा करना पड़ता था। बीएसएनएल की सिम या लैंडलाइन फोन का कनेक्शन के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था। वैश्वीकरण के बाद हमको आसानी से फोन के कनेक्शन भी मिलने लगे, और जो फोन के कॉल की दर है उसमें भी भारी कमी आई। तो इस तरह से हमको वैश्वीकरण के बिना हमको अच्छी क्वालिटी का सामान प्राप्त नहीं हो सकता था, और हम विश्व में भी अपना सामान निर्यात नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में हमको अपने देश के लिए विश्व व्यापार के लिए खुलना जरूरी हो गया था। यदि हम इस पाठ का निष्कर्ष निकालें उद्योग का, तो भारतीय उद्योग स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की तुलना में विविधतापूर्ण हो गए थे। अर्थात विभिन्न क्षेत्रों में नए नए उद्योग स्थापित हुए, और हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद हम उद्योग में भी आत्मनिर्भर हो गए, और हम बहुत सारे अलग अलग तरह के उद्योग करने लगे। इसी प्रकार खाने के लिए हमको विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता था। 1960 के दशक में हरित क्रांति आने के बाद हम खाद्यान्न में भी कैसे हो गए, आत्मनिर्भर हो गए। भूमि सुधार के परिणाम स्वरूप हमारी जमींदारी प्रथा भी समाप्त हो गई थी, परंतु कमी भी बहुत ज्यादा थी। आत्मनिर्भरता के नाम पर हमारे उत्पादक विदेशी स्पर्धा से नहीं होने के कारण अपने उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार नहीं कर रहे थे। निम्न स्तर की वस्तुओं के उत्पादन के कारण हम निर्यात क्षेत्र विकसित करने में भी क्या हुए थे, असफल हुए थे। अर्थव्यवस्था को और अधिक सफल बनाने के लिए एक नई आर्थिक नीति शुरू की गई, जिसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। इस प्रकार से हमने देखा कि इस पाठ में पूरा हमने ये पढ़ा कि 1950 से 1990 के बीच हमारे कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में हमने क्या क्या उन्नति की, और क्या क्या हमारी नीतियों का से हमको फायदा हुआ, और हमारी नीतियों से हमारे देश को क्या क्या नुकसान हुआ। इसीलिए आप इस वीडियो को देखने के बाद पुस्तक का गहन अध्ययन जरूर करें। थैंक यू।